Hi everyone. So today we are going to start with a sample paper of 10th SSC Maharashtra Board. मैंने सब क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं. जो क्वेश्चंस के आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड थ्योरेटिकल है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं. वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा रीड करके. बट कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, छोटे क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस को हम साथ में मतलब मैं यहीं पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा. चलो वी कैन स्टार्ट with the first question. This is your board pattern, strict board pattern. सैम्पल पेपर है, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. सो प्लीज़ डू टेक ऑल द लेवरेज फ्रॉम दिस वीडियो. सो फर्स्ट है आपके जो 5 मार्क के MCQs आते हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है टू स्टडी एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स द सिस्टम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय कीपिंग देम इनसाइड. अच्छा, कभी भी ना कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप तुरंत देखो कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है. सो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है हीट एक्सचेंज का टॉपिक है, तो मैंने तुरंत ही नॉट एडवाइजेबल कि आप ये MCQ में करो, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो कर लेना. तो मैंने फटाक से हीट रेजिस्टेंट बॉक्स है ना, जैसे ही मैंने हीट रेजिस्टेंट बॉक्स बोला सबके दिमाग में आया होगा कि देखो अब जब भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो ना आपको खुद ब खुद चीज़ें क्लिक होने लग जाएगी. तो मैंने बोला हीट रेजिस्टेंट बॉक्स, उसमें मैंने 2 ऑब्जेक्ट डाल दिए, एक हॉट ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट. अब क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. टू स्टडी एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स द सिस्टम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय कीपिंग देम इन अ हीट रेजिस्टेंट बॉक्स. द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज द राइट ऑप्शन. देखा कितना आसान हेल्प करता है MCQs में डायग्राम बनाना. अगेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करूंगा एंड क्वेश्चन रीड करते ही मैं फिर आप लोग को उस टॉपिक पर लेके जाऊंगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल एंड डैश ईस्टर इज प्रोड्यूस. आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझा चलेगा, लेकिन ईस्टर वर्ड दिमाग में आ गया तो आपको पता है ईस्टर कैसे बनता है. फटाफट हम बना सकते हैं इथेनोइक एसिड. सो व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इट इज नथिंग बट योर acetic acid CH3 COOH, right, reacts with ethanol CH3 CH2OH, right. आपको पता है क्या बनता है, वाटर बनता है. तो मैंने यहाँ से OH निकाल लिया, यहाँ से H निकाल लिया, तो मेरे पास रिएक्शन में यहाँ पर क्या बन गया, वाटर बन गया. एंड जो बचा वो हमें लिख सकते हैं. तो अगर मैं ये पहले लिखूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो. तो CH3 CH2 और फिर मैं यहाँ पे इस COO को इस तरीके से लेकर लिखूँ. एक सेकेंड, एक काम करते हैं, या CH3 CH2 COO CH3. चलो वैसे ही लिख दिया जैसे था. सो अगर आप नोटिस करोगे, कैन आई से दिस टर्म कैन बी स्टेटेड एज इथाइल, राइट. इसे हम इथाइल बोल सकते हैं. एंड ये जो आपके सामने प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल सकते हैं, इथेनोएट, राइट. क्यों इथेनोएट बोल सकते हैं? बिकॉज 2 कार्बन है तो इथ है और डबल बॉन्ड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इथेनोएट. सो अगर आप ऑप्शन देखोगे सो C इज़ द राइट ऑप्शन. आई होप सबको समझा किस तरीके से आपको अगर ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन याद है तो आप आराम से ये टॉपिक MCQ कर सकते हो. नेक्स्ट, नॉन मेटल दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is, come on, सबको पता है क्या है, it is graphite. Not even discussing this question. Next question, ethanoic acid reacts with the basic salt sodium carbonate. So ethanoic acid again बोला क्या आएगा, मैंने जस्ट रियलाइज़ किया मैं इंटरेक्ट कर ही नहीं था कैमरा के साथ, कोई दिक्कत नहीं. CH3 COOH, दिस इज ethanoic acid. फिर सोडियम कार्बोनेट बोला है, सो इट इज़ Na2CO3. You have to be quick with the reactions. A salt name dash and water and carbon dioxide is produced. देखो आपको अच्छे से मालूम है ये चीज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए कि यहाँ पे आपके पास वाटर बनना है, ठीक है. आपने वाटर बना दिया. आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया. बचा क्या आपके पास? बचा सोडियम. आपके पास बचा ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है. अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा CH3 COO Na. देखो MCQ है, बैलेंस करने की कोई अभी ज़रूरत है नहीं. आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा सोडियम. तो फटाफट सोडियम ढूंढो. एक ही ऑप्शन में सोडियम दिख रहा है, इतना सिंपल MCQ है. सोडियम इथेनोएट, दिस इज योर ऑप्शन A. आई होप ये समझ में आया किस तरीके से किया मैंने.
ओके चलो अपना क्वेश्चन आ गया. इफ 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक बल्ब. एवी सबको पता है क्या करने वाला. सबसे पहले मैं गिवन डेटा में मैंने क्या लिख दिया, V कितना है 220 वोल्ट, राइट. नेक्स्ट उन्होंने बोला है करंट फ्लो कर रहा है कितना 0.45 एम्पियर. ये आप रफ में करो चलेगा. व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द बल्ब. अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है. मुझे पेज नंबर तो याद नहीं आ रहा लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इफेक्ट्स ऑफ चैप्टर सबको पता है क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट द एमसीक्यूज में आप रफली सॉल्व कर सकते हो. सो P इज इक्वल्स टू वी आई. वी कितना है 220, आई कितना है 0.45. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर 99 आता है. मुझे आंसर याद है बिकॉज इतनी बार सॉल्व करके हो गया है. फिर भी आप केयरफुल रहना. देखो ऑप्शंस वापस से पैथेटिक है, बहुत ऑब्वियस है कि आंसर आपका 99 है. 99 में ही आंसर आता है. ठीक है, ओके लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. या आई गेस 5 क्वेश्चंस कर लिया ना. ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द ऑड मैन आउट. हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन. कम ऑन. हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. टोस्टर इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, ब्रेड गर्म करते हो ना. इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल टू हीट नहीं, इलेक्ट्रिकल टू लाइट में कन्वर्ट करता है. बाई प्रोडक्ट में आपको हीट भी मिल जाता है बहुत सारा. और इलेक्ट्रिकल आयन अगेन इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी. सो योर राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक बल्ब. सॉरी आई मीन योर ऑड मैन आउट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. कंप्लीट द कोरिलेशन. क्या बोला है डीसी. डीसी का मतलब क्या होता है डायरेक्ट करंट. क्या लिखा है उन्होंने ऑसिलेट नॉन ऑसिलेटरी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. इट इज अ करंट which changes its value and direction in equal interval of time. I hope this is clear to everyone. Let's move ahead with the next one. Write if the statement is correct or wrong. The value of G is same everywhere on the surface of the earth. The statement is wrong. अब इसका ना एक क्वेश्चन मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन बता देता हूँ. क्या हो सकता था अगर ये पूछता द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. आपका आंसर क्या होता करेक्ट, बिकॉज कैपिटल G का वैल्यू सब जगह अर्थ पे क्या यूनिवर्स में सेम रहता है, राइट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. मेक श्योर आप ये क्वेश्चन ढंग से रीड करो. नेक्स्ट है मैच द कॉलम. द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. कम ऑन हम फटाफट करते हैं. बहुत ही वापस से बेकार ऑप्शंस है. तो हीट का यूनिट होता था जूल. मैं सब चीज़ साथ में लेकर जा रहा हूँ. हीट का यूनिट होता था जूल. लेटेंट हीट का यूनिट होता था जूल पर केजी. तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता था जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. नाउ इफ़ यू नोटिस उन्होंने ऑप्शन में क्या किया है, इस ये राइट आंसर है आपका. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. उन्होंने इसे ऐसे लिखा है जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स. इसका मतलब क्या कि डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है उसको ऊपर लेकर गए तो वो इनवर्स हो गए. दैट्स इट. सो ये ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट हम जा सकते हैं गिव साइंटिफिक रीजन. ठीक है, ये मैं क्विक आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी कैन मूव हेड. Atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. सभी को मालूम है क्यों होता है ये. So when you go from left to right, see while going from left to right within a period, the atomic number increases one by one, right. अगर atomic number increase हो रहा है one by one, definitely तो number of electrons भी increase होंगे. Clear? The positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time, right. तो अब होता ये है एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से. अब नोटिस करो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट. ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग. सभी को ये आंसर अच्छे से पता है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट गिव रीजन. नेक्स्ट वन इज व्हेन अ स्पेसक्राफ्ट इज लॉन्च इनटू आउटर स्पेस द वेलोसिटी अटेन्ड by it should be greater than the escape velocity. आपको पता है आंसर आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है. The velocity at which an object tries to escape the gravity of any planet is known as the escape velocity, right. अब सीधी बात है अगर उसे अर्थ से भी बाहर निकलना है तो उसे अर्थ के escape velocity से ज़्यादा ही velocity चाहिए होगी, राइट. कम या फिर उतनी ही वेलोसिटी से वो एस्केप नहीं करने वाला अर्थ को. तो अगर मैं अर्थ के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो चलो एक एडिशनल ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप. ये तो मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है, आप रीड करना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा. एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट. आप देखो गिव रीजन तो वैसे भी आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है.
हम सभी डिस्कस करके चल रहे हैं फॉर सेफ्टी रीजंस. हमें नहीं मालूम कौन सा बच्चा कौन सा अटेम्प्ट करने वाला है. ठीक है. बबल्स आर सीन इन द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लाइम वाटर. अब सभी को मालूम है लाइम वाटर प्रिपेयर करते वक्त एफर है ना, एक डिजलिंग सा साउंड आता है. वो साउंड किसका होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, राइट बेटा. सो द बबल्स ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लाइम वाटर आर लाइकली ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Therefore bubbles are seen during the preparation of lime water. आप इसके साथ एक रिएक्शन ऐड कर सकते हो जस्ट इन केस आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, वरना करने की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसा लिखो चल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3. हम सभी वापस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. लेट्स राइट द गिवन डेटा फर्स्ट. सो गिवन डेटा में सबसे पहले मास हम लिख देते हैं. सो मास of water which is m 5 kg, right? Next, the change in temperature which is delta T is how much? It is 20 to 100, which is we can directly write this as 80 degrees Celsius. नेक्स्ट चीज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. ज़रूरी आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज स्मॉल सी क्या होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. माइंड यू अब यहाँ पर केजी में दिया हुआ है, राइट? अगर सभी को याद होगा सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. वन इज द सेम थिंग. आप दोनों में से कोई भी एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, अगर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वाला यूज कर रहे हो तो केजी को ग्राम में जरूर कन्वर्ट कर लेना. 5000 ग्राम कर देना, आंसर आपका मैच ही करेगा. चलो, नाउ इफ आई वांट टू सी व्हाट एम आई गोइंग टू फाइंड, आई एम गोइंग टू फाइंड हीट सप्लाइड. नाउ heat supplied is nothing but Q. Okay, so let's move ahead. Formula सभी को मालूम है क्या यूज होने वाला है? Q is equals to M C delta T. Now what is M? M is 5, C is 1, delta T is 80. Your answer comes out to be 400. Please don't do this mistake. यहाँ पे किलो कैलोरी आएगा. Q बिकॉज आपने 5 को कन्वर्ट नहीं किया था ग्राम में. केजी को कन्वर्ट कर लेते तो वो अलग बात थी. फिर यहाँ पे 400,000 विच इज 400 और 2 zeros कैलोरी आता. बट येस, हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया. फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो. देयरफॉर एक सेकेंड. देयरफॉर द हीट सप्लाइड टू 5 kg वाटर इज 400 किलो कैलोरी. Okay, let's go. Next question. Okay, extra page ही है ये, नहीं यहाँ पे. ठीक है. Okay, complete the reaction. One of the most simplest reactions you could get in your board exams. अगर ये आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा. Zinc plus CuSO4. Now आपको पता ही displacement reaction होगा. Zinc is more reactive than copper, so zinc will displace copper. This is ZnSO4 plus copper. I hope this is clear. And what is the name of this reaction? The name of the, यहाँ पे बेटा क्वेस्ट लिख देना यहाँ पे solid. And what is the name of the reaction? The reaction is okay. चलो लिख देते हैं पूरा. The name of reaction is displacement reaction. Okay, is there any other question here? No. Again, easy peasy. Write names of first 4 homologous series of alcohols. आपको पता है what is homologous series? homologous series में आपका जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा, बट आपके कार्बन्स ऐड होते चले जाएंगे. सो अगर अल्कोहल बोला आपको पता है OH is my word, so we'll first form CH3OH. come on, what is this? This is methanol. ठीक है. now come on, एक साथ आता है आप लोग को CH3 CH2OH. this is 2 carbon ethanol, right? next CH3 CH2 CH2OH, right? क्या आ जाएगा? come on, ये आ जाएगा. एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया.
Yes. Okay, CH3, CH2, CH and OH, which is propanol. And last is butanol, CH3, CH2, CH2, CH and OH, which is butanol. Okay, let's move ahead. Observe the given graph and answer the following questions. So first question, name the process represented in the figure. So what process is this? Come on, what process is this? This process is anomalous behavior of water. What process is this? Anomalous behavior of water. At what temperature does this process takes place? आपको पता है the temperature ranges the process takes place between 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. अब इस तरीके से हाईलाइट भी कर दिया करो, बहुत इम्पैक्टफुल रहता है. Is there any other question on this page? No, we can move ahead with the next one. Calculate the time taken by a satellite for one revolution revolving at a height of 6400 kilometer above the earth's surface with a velocity of 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड. लेट्स सी कैसे अपन कैलकुलेट टाइम है ना. तो मैं पहले गिवन डेटा लिख देता हूँ आप लोग के लिए. व्हाट इज द गिवन डेटा? सो रिवॉल्विंग एट अ हाइट ऑफ, हाइट कितना है? सो हाइट इज द हाइट इज 6400 किलोमीटर. ये तो रेडियस ऑफ अर्थ का ही वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ भी इतना ही है राइट. 6400 किलोमीटर एंड वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको? 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, विच कैन बी रिटन एज 10⁻³ चलो ये कन्वर्ट वगैरह तो बाद में ही कर लेंगे. सो 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ टू फाइंड दिस फार्मूला मैं आपको पहले फार्मूला छोटा सा फार्मूला डिराइव करके बता देता हूँ. आपको पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट. तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, अब डिस्टेंस क्या है? जब भी कोई चीज़, कोई सैटेलाइट कोई सर्कल में घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या लिखा जा सकता है? 2πr राइट. बट अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट अगर h हाइट पर है तो जो रेडियस होगा, टोटल रेडियस, वो क्या होगा? द टोटल रेडियस वुड बी r प्लस एच. सो एक्चुअली यहाँ पे 2πr नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? r प्लस एच अपॉन v क्या है? आपका स्पीड है. सो दिस इज द फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू यूज. अब r का वैल्यू इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो. तो मुझे जब पता है यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6400 किलोमीटर. एंड लेट्स स्टार्ट with the solving. मैं यहाँ पे इसे बाजू में रहने देता हूँ just for your reference. So what is to be found to find time period? Okay, what formula are we going to use? So the formula is right in front of you. So it is T is equals to 2π bracket r plus h upon v. Okay, let's substitute. So we'll avoid the calculations. वो तो मैं फटाफट आपको, because मुझे थोड़ा बहुत आंसर का अंदाज़ा है तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ. 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है? 6400 किलोमीटर राइट. सो 6400 को लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻³ प्लस अगेन एच का वैल्यू कितना है? 6400 किलोमीटर विच इज 10⁻³ अपॉन वी का वैल्यू इज 5.6 अगेन इंटू 10⁻³ बिकॉज वो सब मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, 2 एज इट इज़ है, 3.14 एज इट इज़ है, अब 5.6 भी एज इट इज़ है, 10⁻³ भी एज इट इज़ है. अब नोटिस करो यहाँ पे 6400 इंटू 10⁻³ प्लस 6400 10⁻³ 2 बार लिखा हुआ है. अरे यार 4 + 4 है तो मैं उसको 2 × 4 लिख सकता हूँ राइट. 8 + 8 है तो उसे मैं 2 × 8 लिख सकता हूँ. उसी तरीके से दो नंबर्स सेम है तो उसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ. तो मेरा काम ईजी हो जाएगा. 2 × 6400 into 10⁻³. Now if you see 10⁻³ and 10⁻³ gets cancelled out. Now when you further solve this, right, when you further solve this, आपको एक नंबर आएगा, उस नंबर को आपको फर्दर डिवाइड कर देना है 3600 से. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस आंसर विल बी कमिंग अराउंड क्लोज टू 4 hours. ओके, आप चेक करना, आपको यही आंसर आ जाएगा. ओके, लेट्स मूव अहेड.
with the next question. Okay, no questions available on this page. Okay, ठीक है. Answer the following. 3 मार्क के क्वेश्चंस अभी है. फर्स्ट है व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मिडिल ईस्ट पीरियोडिक टेबल. सो यू कैन गो थ्रू दिस आंसर. मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया है. व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस. सो द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट फिक्स्ड एज इट रिजेंबल्स alkali metals in some properties and halogens in other. आपको पता है बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज डिफर कर रही थी तो उसको मेंडलीव ने ये वाले टेबल में भी बोल दिया था, ये वाले टेबल में बोल दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है. Some elements with higher atomic masses were placed before elements with lower atomic masses. Example, cobalt before nickel. Okay, ये एक important factor है कि बिकॉज मासेस की वजह से, प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेडलीव उसको अरेंज नहीं कर पा रहा था. कितनी बार ऐसा हो रहा था कि हाई एटॉमिक मासेस वाले पहले आ रहे थे और लोअर एटॉमिक वाले मासेस वाले बाद में आ रहे थे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है. राइट, एटॉमिक नंबर ने तो सभी चीज़ सॉर्ट कर दी थी. Isotopes of elements were not given separate places as the table was based on atomic masses and isotopes have different atomic masses. नोटिस किया? आइसोटोप्स का बेसिक एग्जाम्पल क्या? व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप में आपका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है. अब एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग अलग जगह नहीं दे पा रहे. बहुत क्लमजी हो रहा था वो चीज़, नहीं दे पा रहे थे, और अगर दे भी दिए तो बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे. Fourth, some elements with different properties were placed in the same group. That example, metals and non-metals like copper and silver with alkali metals. Fifth, last point, elements with similar properties were placed in separate groups, जो कि possible नहीं था. Right? ये बहुत सारे challenges थे तो मेंडलीव ने फेस किए and सभी के सभी challenge किसके थ्रू सॉर्ट हो गए जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू वेज 800 न्यूटन ऑन अर्थ. ओके, सो जो चीज़ें लिखी हुई है वो मैं जो गिवन डेटा में है मैं लिख देता हूँ. First, so Raju weighs 800 Newton on Earth. So weight on Earth of Raju is 800 Newton. Fair enough. How much would be his weight on the moon? Okay. Given that the moon's mass is, okay, moon mass. So मैंने mm लिख दिया. So moon's mass is 1/81 of that of Earth, which means mass of Earth का 81 कम है. If I want to write it like this, I can राइट, मास ऑन अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑन मून. ऐसे हम लिख सकते हैं. राइट, फेयर इनफ. नेक्स्ट हमें बोला है एंड द रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ अर्थ रेडियस. दैट मीन्स रेडियस ऑफ मून इज रेडियस ऑफ अर्थ का 3.7 टाइम्स कम. अगर मैं इसको भी वापस से रीअरेंज कर दूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 3.7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून. ये सब वैल्यूज अपने को बाद में लगेंगी. राइट, अब क्या बोला है उन्होंने फाइंड करना है? उन्होंने फाइंड करने बोला है वेट ऑफ राजू ऑन मून. ओके, व्हाट फॉर्मूला कुड बी यूज्ड? अब आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ रहा होगा. राइट, आप बोलोगे सर वेट ऑफ मून तो होता है वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6. ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा? यहाँ पे इन्होंने अपना कंडीशन दे दी है कि भाई मास में इतना चेंजेस है, रेडियस में इतना चेंजेस है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ये तो कब लगता जब आपको डायरेक्ट चीज़ें पूछ लेता. मैं बताता हूँ आपको कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है. अभी देखो, आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल्स टू mg. राइट, मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके आगे प्रोसीड करूँगा. ठीक है, फर्स्ट हम अर्थ के लिए बात कर लेते हैं. सो फॉर अर्थ वेट ऑन अर्थ कैसे लिखा जा सकता है? मास ऑफ राजू इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. राइट, so if I write this is 800, mass of राजू पता नहीं, डोंट वरी, ये सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाने वाली है. अब आपको पता है कि जो स्मॉल g होता है उसका फॉर्मूला होता है gm/r². राइट, सो अगर मैं वही वाला लॉजिक लगाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? gm मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ द होल स्क्वायर. राइट, वी कैन नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट स्टेप. फॉर्मूला लिख दिया मैंने. नेक्स्ट, if I write for moon, okay, can I say weight on moon can be written as mass and gravity on, like mass of Raju and the gravity on moon. Now if I again substitute this, so mass remains the same, gravity of moon can be written as gmm upon rm the whole square. Right, this can be stated as equation number 2. Now if you carefully notice, मैं equation 1 and equation 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा बहुत सारी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी. So dividing equation 1 and equation 2. राइट, ओके,
If I divide equation 1 and equation 2, so this is 800 upon mass of moon, right? ये देखो ना, LHS 800 और मास बोल रहा हूँ, वेट ऑफ मून, उसके बाद इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा, इफ़ यू नोटिस ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो क्या होगा, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, g से g भी कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ आप लोग के लिए। तो क्या हो जाएगा, m g m अपॉन, ओके आई एम सो सॉरी, नॉट mm, सो इट इज़ m e अपॉन आर ई द होल स्क्वायर, एंड जब ये भी डिवाइड होगा तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आर एम स्क्वायर अपॉन एम जी एम एम। सो what all things are getting cancelled, m से m, g से g, what are you left with? You're left with me upon mm into rm upon re the whole square. Okay, let me see if I have one more page. So yeah, we do have a page. So यहाँ पे लिख लेते हैं, this is 800 upon weight on moon, this is me upon mm. Okay, we can now substitute the values. me के जगह अपन substitute कर सकते हैं 81 mm, right? ये देखो, ये रहा, ये अपन ने जो रीशफलिंग किया था। सो me की जगह क्या लिख सकते हैं, me की जगह लिख सकते हैं 81 mm अपॉन mm इंटू, अब यहाँ पर है आपके पास rm अपॉन re, तो re का वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से, re का क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3.7 rm। ओके, सो rm एज इट इज़ यहाँ पे 3.7 rm द होल स्क्वायर। अगेन things are getting cancelled out, so m से m cancel, rm से rm cancel, what are you left with? You're left with 800 upon wm is equals to 81 into 1 upon 3.7 the whole square. Now if you bring this wm over here, so weight on moon will be equal to 800 into 3.7 the whole square upon 81. Now if you solve this, I'm not sure, you get your answer as 135.2 Newton. Okay, you can divide this, calculate this, will save time here, so you'll get an answer. Let's move ahead with the next question. What makes the star appear to be higher in the sky as compared to the actual position? So for this, as we move toward the surface of earth, as we move toward the surface of earth, density of air increases, hence refractive index increases. आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, increases, the light keeps on bending towards the normal, making the star appear much higher than the actual position. This is your valid justification. Okay, I hope this is clear. Next, B. Do stars really twinkle? No, they do not, because of changing atmospheric refraction. The apparent position of star keeps on changing and it seems to be twinkling, but actually it is not twinkling, right? थोड़ी ना ऊपर वाला बन चालू कर रहा है लाइट। State the laws of refraction. Okay, let us state that. The first law is
the incident ray, refracted ray, and normal all. Now, एक second. The incident ray, refracted ray, and normal. Okay. Actually, अपन ने second statement बोल दिया. The incident ray, refracted ray are on the opposite side of normal, and all the three lie on the same plane. Okay, the second law, the ratio of sin I to sin R is a constant. This is called Snell's law. I hope this is clear. Okay, let's move ahead with the next one. Observe the figure whether it is correct or not and explain the phenomena. So if you see, the light rays are coming, like the light rays are parallel, and if the light rays are parallel, that means the object is at a far away position. That means this person was not able to see far away objects but could see the nearby objects. मतलब myopia है first. एंड एक चीज़ जो आपने नोटिस की, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कॉन्केव लेंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो ये एक करेक्शन है ऑलरेडी फिगर में. सो ऑब्जर्व द फिगर वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. सो फर्स्ट यूल राइट नो, द फिगर इज नॉट करेक्ट, राइट. द फिगर इज नॉट करेक्ट. एंड व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस? No, the figure is not correct. Light rays coming from distant object, meet in front of retina in case of myopia. To correct this defect, we should use a concave lens of suitable power, right. And now you can draw the corrected diagram. So these are your rays. These rays are actually diverge from the concave lens, and then our own eye lens will again converge it on the retina. Okay, I hope this is clear. Next, okay, one of the most simplest questions. Read the following paragraph and answer the question based on it. If heat is exchanged between a hot object and the cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy. The change in temperature continues till the temperatures of both the objects attain the same value. In this process, the object gains heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of both the objects is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistant box, then no energy can flow from inside the box or come into the box. So you have read all the paragraph. ये question हम already कर भी चुके हैं. Heat is transferred from where to where? So you can write the answer. Heat is transferred from hot object to cold object. Okay, let's move on to the next question. Which principle do we learn about this from this process? We learn the
principle of heat exchange. We learn the principle of heat exchange. How will you state the principle briefly? So the heat energy lost by hot object is equal to heat energy gained by cold object. So this is your principle of heat exchange. Let's move ahead with the next one. Okay, so this was a lengthy question, so I have already written the answer. So observe the following picture and write down the chemical reaction and the explanation. You know what this picture is all about. This question is for rust. So I have written the solution for you. You can go through this. I'll read it for you. The rusting of iron is an oxidation process. The rust on iron does not form by a simple reaction between oxygen and iron. This is not the case. You also need moisture, which is water. The rust is formed by an electrochemical reaction. Fe oxidizes to Fe2O3 dot H2O, which is the rust on one part of the surface, while oxygen gets reduced to H2O in another part. At anode, you can see the reaction. So your Fe gets oxidized at anode, right? Your Fe gets oxidized at the anode, and at your cathode, your oxygen gets reduced to give water, right? So when Fe2 ions migrate from the anode region, they react with water and further gets oxidized to Fe3 ions. A reddish colored or hydrated oxide is formed from Fe3 ions and it is called rust. So yeah, this is what you had to explain. Next question. A graph between the volume and temperature of water is shown. Explain the anomalous behavior of water. Okay, come on, we can do this pretty simple. Generally, you can you can recall the answer. Generally, water, not water, I should use a correct word. This is liquid. Okay, generally liquids expand on heating and contracts on cooling. ये हो गई आम जिंदगी, right? Generally liquids expand on heating and contracts on cooling. However, water shows an exceptional behavior between which range? Between 0 to 4 degrees Celsius. While heating water from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, it contracts instead of expanding, right? It contracts so much that at 4 degrees Celsius the volume of water is minimum. You can see it in the graph as well, right? The volume is minimum at 4 degrees Celsius, right? Volume is decreasing. Now as the temperature increases further, volume starts increasing. So here it is behaving normal. It was only behaving abnormal in the range of 0 to 4 degrees Celsius. Therefore, water shows abnormal behavior between 0 to
4 degrees Celsius. And this is your anomalous behavior of water. Let's go ahead with the next question. Okay, pretty simple. Types of satellite, the function of satellite, and what launch vehicle and what satellites are used. So weather satellite, I hope this color is visible, predict the weather, obvious है. And what is used, नीचे ही आंसर है आपके पास, इनसैट and GSAT. And what vehicle is used, the launcher is GSLV. आप अच्छे से लिख सकते हो इससे, मैंने आप लोगों को बता दिए आंसर्स. Okay, who establishes communication between different locations in the world through the use of specific waves? It is communication satellite. Okay, rest nothing is asked. Broadcast satellite to telecast television programs, right? Anupama, don't kill me for this. Okay, next, INSAT, GSAT, and what launcher is used again? GSLV. Navigational satellite to fix the location on Earth, right? And it is already given. Collect information for security aspects, ये किसका काम है? Military satellite, right? And यहाँ पे वैसे कुछ दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, so don't worry, यहाँ पे आप INSAT लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. Okay, so we have completed 3 marker all the questions. Let's move ahead with the last set of questions, just 5 marker question. So draw a ray diagram of a glass slab having medium A and B for velocity of light ray, which having velocity VA and VB respectively, and define Snell's law. Come on यार, आ जाएगा, बहुत easy है. So let me change this. Okay, नहीं यही ले लेता है. Okay, ये आपका glass slab है. This is medium A. This is medium B. Okay, this is your incident ray. आप नाम देते जाना अच्छे से, ठीक है. This is your normal angle of incidence. Refracted ray, angle of refraction, you can write refracted ray. Okay, next, this is your emergent ray, and this is your angle of emergence. Emergent ray. Okay, so the velocity of light in medium A was VA and the velocity of light in medium B was VB. Let's move ahead with it. I guess we have done a great job. So define Snell's law. Okay, I will also define it, which is they want Snell's law. The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant. Okay, let's move ahead. So if VB is equals to 1.5 times VA, then which medium is denser? Come on, देखो सिंपल सा चीज़ बताता हूँ. जितना मीडियम कम डेंस होगा ना, उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उस मीडियम में लाइट की. जितना उस मीडियम का डेंसिटी, मतलब जितना मीडियम डेंसर होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. सिंपल है, देख के समझ में ये आ रहा है. समझा ये मैं क्या बोला? वापस से बोलता हूँ. जितना मीडियम कम डेंस होगा उतना वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा, एंड जितना मीडियम ज़्यादा डेंस होगा उतना वेलोसिटी ऑफ लाइट कम. उल्टा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो इफ़ यू नोटिस, VB जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम B इज़ 1 times more than velocity of light in medium A. लगाओ दिमाग. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम B
इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। अगर मीडियम बी के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, मतलब मीडियम बी पक्का कम डेंस है और मीडियम ए पक्का ज़्यादा डेंस है। आंसर आपको मिल गया। विद इन विच मीडियम इज डेंसर, आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन दिया ही था आपको ये दिमाग लगाने के लिए। सो मीडियम ए इज डेंसर। अगर आपको स्टिल जस्टिफाई करना है तो आप लिख सकते हो बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन मीडियम ए। आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? कम ऑन या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? रिस्पेक्ट किसको दिया? बी को। सो वी बी अपॉन वी ए। चलो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर ये था राइट, तो वी बी इज इक्वल्स टू 1.5 वी ए था राइट, ये तो मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ। तो वी बी अपॉन वी ए क्या आ जाएगा? विल बी 1.5। अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर, या 1.5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना यार, 3/2 भी लिख सकता हूँ राइट। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सो लिख सकता हूँ लाइक 15/10, 3/2, वही हो गया। सो यही हमें चाहिए था, मुझे वी बी बाई वी ए का वैल्यू चाहिए था। या तो आप 1.5 लिख दो, बट आई वुड सजेस्ट आप रेशियो में लिखो विच इज़ 3/2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट 3/2। आपका पहला आंसर। अगेन यू गेट अ मार्क फॉर दिस। I guess the next question is here. Okay, what is the refractive index of B with respect to A? Ulta. So refractive index of B with respect to A is nothing but the inverse of refractive index of A with respect to B, which is 1/3/2, which is 2/3. Bingo. I hope ये समझा सभी को। Your 5 mark question done. बहुत simple question था। Yes, I know the part A of this question was थोड़ा बहुत चैलेंजिंग। ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई चैलेंज आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन द केमिस्ट्री वन। ये तो है ही कि एक फिजिक्स होगा तो एक केमिस्ट्री है। राइट द आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल। सो ए बी सी डी आपको मार्क कर दिया है। व्हाट डू ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट? कम ऑन, चलो हो जाएगा यार। तो ए देख लेते हैं। मैंने इसको कैसे याद किया मैं बता देता हूँ। मैं ऐसे याद गया था, एस पी डी राइट, ऐसे कुछ याद किया था मैंने। हाँ, सो ए रिप्रेजेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, बी रिप्रेजेंट्स, जहाँ तक मुझे मालूम है हाँ बी यहीं पे ना। सो बी रिप्रेजेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, वी आर गोइंग ग्रेट। सी रिप्रेजेंट्स, ओके सी रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स राइट। डी ब्लॉक बोलते हैं राइट, लेकिन ट्रांजिशन भी बोलते हैं ना। सो सी रिप्रेजेंट्स, दोनों लिख देना। सी रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन ब्रैकेट में लिख दो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड फाइनली डी रिप्रेजेंट्स inner transition elements which is F block. ठीक है, next question. Elements are arranged in an increasing order of their atomic number. यहाँ पे लिख देता हूँ, atomic mass लिख के मत आ जाना, मेंडलीव खुश होगा लेकिन मॉडरेटर नहीं, वो 0 देगा। So atomic number. Next, C if I am not wrong. Okay, write the electronic configuration of the first 4 elements in group 1. So in group 1, जैसे group 1 बोला इसका मतलब outer most shell में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले 4 बता दो। So if I am not wrong, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1, खत्म। फिर आया लिथियम, क्या आएगा? 2,1, क्लियर, कम ऑन यार। फिर आया सोडियम, क्या आएगा? 2,8,1। और फिर आ गया तुम्हारा पोटेशियम which is 2,8,8,1, है ना। बहुत सिंपल था। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। तो पहले 4 एलिमेंट्स उस ग्रुप में ऐसे ही अरेंज होंगे ना यार, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। 1 1 1 लास्ट, सब में लास्ट में होगा। नेक्स्ट, व्हाट चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? इसका गिव रीजन अभी लिख के आए थे अपन। सो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द एटॉमिक रेडियस? सो द एटॉमिक रेडियस decreases while going
from left to right. Okay kids, last question give reason है. Already एक give reason अपन पीछे भी लिख चुके थे तो similar है. I hope you have, I guess complete हो गया. हाँ, you have understood something. See, trust me, this is my first time trying something like this. I'll be very honest, I was nervous. You could sense that on my face. There is a very high chance that in the moment, though I'm a teacher, I'm a human being first, I might have done errors here and there in speaking the words because I was focused on the screen. I'm sure I have not done that, but there is a possibility that I might have done error here and there. Forgive me for that, and please give me your valuable feedbacks. I will improve in the next one. I'll be waiting for that. Thank you so much. Thank you.